अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं हफ्ज़ुल अयूबी। नाज़रीन, फिनांस एक्ट 2024 के इनकम टैक्स और सेल टैक्स में क्या क्या तब्दीलियां की गई हैं, कौन कौन से टैक्स लगाए गए हैं, कौन से विद होल्डिंग टैक्सेस के रेट बढ़ाए गए हैं, रोज नए से नए कानून आते जा रहे हैं विद होल्डिंग के हवाले से, उस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और FBR खास तौर पर सबसे ज्यादा टैक्स अहदाफ को पूरा करने के लिए विद होल्डिंग टैक्सेस पर इंसार क्यों करता है, इस पर भी गुफ्तगू होगी। मेरे साथ गुफ्तगू करने के मौजूद हैं साकिब बशीर साहब, FCA हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। साकिब बशीर साहब, ये सेल टैक्स की विद होल्डिंग है जो, वो क्या चीज है? ये यूबी साहब, ये सेल्स टैक्स की विद होल्डिंग का कंसेप्ट कोई नया तो नहीं है, जैसे भी आपने फरमाया 2024 के बाद। ये वैसे तो सिंस 2007 मौजूद है। सेक्शन 37 है कि विद होल्डिंग होगी और गवर्नमेंट को एक्सचेकर में पैसे जमा कराए जाएंगे, लेकिन इससे पहले ये नोटिफिकेशंस और इस तरह करके गुजारा वजारा हो रहा था और इसकी तरफ जरा ज्यादा तवज्जो नहीं थी। बाद में इन्होंने नोट किया कि जैसे कोई 70%, नॉट लेस देन 70% ऑफ द टोटल इनकम टैक्स कलेक्शन वो सिर्फ विद होल्डिंग से हो रही है। तो इन्होंने कहा कि ये बैठे बिठाए ये मज़ेदार काम है, तो ये आस्ता आस्ता इसको बढ़ाते चले गए इनकम टैक्स में। तो अब इनको ध्यान आया कि इसको सेल्स टैक्स में भी होना चाहिए। उसमें तो जितना वो निचोड़ना चाह रहे थे वो उससे 90% जो टैक्स अहदाफ है वो विद होल्डिंग टैक्सेस के जरिए पूरा हो रहा है। इस दफ़ा जो चेंज आई है वो सिर्फ ये है कि उसको रेगुलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको इन्होंने एक सेक्शन 11F इस दफ़ा इंसर्ट कर दिया 2024 में, और वो है कंसेप्ट ऑफ ऑडिट एंड असेसमेंट्स। क्योंकि इससे पहले इसमें असेसमेंट ऑडिट नहीं था, सिर्फ आपसे हमसे कहा गया कि ये विद होल्डिंग आपने करनी है। तो जब उसमें ये मसला आया कि उनके सारे ये वारे न्यारे होंगे और वो जिस तरह पहले इनकम टैक्स में परेशानियां थी वो इसमें भी बन गई। कोई लोगों की किसी फलाह का काम तो इनको सूझता नहीं है, ये उसमें से कुछ निचोड़ना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा होगा भी नहीं, कोई इसके फायदा भी नहीं है। 21,000 मुलाजमीन हैं, तो उनसे वो कलेक्शन का काम लेने की बजाय वो सेल टैक्स के तो चंद ऑफिसर हैं, सेल्स टैक्स के तो लोग भी थोड़े हैं सर। सेल्स टैक्स में तो ये ऐसे एडवेंचर करना भी नहीं चाहिए था। 2.25 लाख टोटल रजिस्टर्ड लोग हैं, इनकम टैक्स में तो 40 लाख से ज्यादा लोग हैं। तो यहाँ इनको कुछ मिलने नहीं वाला, लेकिन उनको किसी ने ऐसी मशवरा दिया। तो जो पहले कह रहे थे, पहले इनकम टैक्स में विद होल्डिंग थी, इस सेल टैक्स में उसको देखते हुए इन्होंने सेल टैक्स में इतनी कलेक्शन विद होल्डिंग के थ्रू करते रहे हैं कि इनको ख्याल आया कि ये सेल्स टैक्स हमसे कैसे छूटा हुआ है। हालांकि इनकम टैक्स में तो 40, सेल टैक्स में पहले विद होल्डिंग नहीं थी, विद होल्डिंग थी लेकिन रेगुलराइज नहीं थी। वो उसका समझ लें कि कोई बड़ा ही थोड़ा माइन्यूट उसका टोटल कलेक्शन थी। अब इन्होंने एक दो काम किए। एक तो किया ना कि 11F में इन्होंने कहा कि ऑडिट भी होगा, 5 साल तक किसी का भी ऑडिट खोल लेंगे और उसकी विद होल्डिंग हो सकेगी। और उसमें फिर जब वो आपको मालूम है कि असेसमेंट होगी, ऑर्डर होगा, तो उस पर जुर्माने भी होंगे और उस पर 10,000 मिनिमम किसी भी वायलेशन का जुर्माना है, जमा 5% या 5% ऑफ टैक्स पेबल। और दूसरी तरफ एडिशनल सरचार्ज भी है जो कि कई बार +3 या कोई 15% के करीब हो जाता है। तो ये तो जब असेसमेंट ऑर्डर्स होंगे, जिस तरह पहले इनकम टैक्स में लोग परेशान थे, वो साथ इसमें भी होंगे। साथ ही इन्होंने ये किया कि सिर्फ ये विद होल्डिंग की प्रोविजन नहीं दी, बल्कि एक नया शेड्यूल फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर दिया। वो भी इत्तेफाकन 11th शेड्यूल ही है। और उसमें जैसे भाई अभी फरमा रहे थे, बताया कि विद होल्डिंग एजेंट्स कौन से हैं और किन लोगों से विद होल्डिंग करनी है। तो वो कोई वैसे सेल्स टैक्स में ज्यादा नहीं है, इसलिए तो मुझे हैरानगी होती है कि ये सब्जेक्ट इनको इसमें एडवेंचर करने की जरूरत क्या थी। सिर्फ जो लिमिटेड कंपनीज हैं वो विद होल्डिंग करेंगी और गवर्नमेंट तो करेगी ही। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ऑटोनोमस बॉडीज, पहले सबसे पहले साकिब बशीर साहब 38 सेक्शन था, उसमें सबसे ज्यादा एक्शन लिया जाता था। FBR के अफसरान छापा मारते थे, सील कर देते थे फैक्ट्री को, वो उस पर सबसे ज्यादा एक्शन होता था, जिसके खिलाफ ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज रहती थी। अब 38 जैसे सेक्शन था, ऐसे सेक्शन और भी आ गए हैं जिनसे जरिए अफसरान के पास असेसमेंट। ये थोड़ा इख्तियार तो नहीं है ना जी कि किसी, आप ये नोट फरमाएं कि इनकम टैक्स का जब किसी को नोटिस आ जाता है विद होल्डिंग का, देखें एक तो ये ड्यूटी लगाई कि आपने विद होल्डिंग करनी है, ना लेना ना देना, कॉस्ट भी बड़ी। और जब आपने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसने उसका रेट बढ़ जाता है ना, जब आप उससे विद होल्डिंग करेंगे तो वो अपना रेट बढ़ा देता है। तो वो हर तरफ से बिजनेसमैन को ही मुश्किलात हैं। बाद एक तो आप विद होल्डिंग करें, एक आप अपना बिजनेस को परेशान करें, उसके बाद आप विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स भी दें, टेक्निकल लोग हायर करें, और फाइनली फिर अपना ऑडिट भी करवाएं। और ऑडिट में करते क्या हैं कि इनको समझ आए ना आए, ये इन्होंने आंखें बंद करके हमारे लोगों पे मैनी टाइम्स सर, इवन इंपोर्टर्स, कमर्शियल इंपोर्टर्स, जो उनको लिख के मैनी टाइम्स दिया कि ये कमर्शियल इंपोर्टर्स हैं, इस पे टैक्स कटा हुआ है, उन्होंने फिर भी उसको मिलियंस टैक्स लगा दिया। मेरा आखिरी एक केस मुझे याद आया कि 90 लाख का एक टैक्स लगा, और फाइनली वो 2 फोरम से होने के बाद लेस देन 1 मिलियन, यानी 9 मिलियन लगाया, लेस देन 1 मिलियन। ये देखें एक 9 की निस्बत है। तो ये तो इनके असेसमेंट के मेयार हैं, लेकिन ये परेशानी जो पड़ गई वो तो बिजनेसमैन को पड़ गई। वैसे ये विद होल्डिंग एक दफा बार होती है कि बार बार बिल्डिंग एक टैक्स पेयर हो जाती है? ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन यू कैनॉट मेक पेमेंट अनलेस यू मेक विद होल्डिंग। तो अब उसमें इन्होंने जो 24 की खसूसी चीज़ है वो तो
تو یہی ہے کہ جو مختلف سپلائرز ہیں وہ جس کو بھی سیمنٹ بنانے والے کو جپسم دیں گے, اسی طرح وائنے کا پلاسٹک گوڈز, پیپر ویسٹ وغیرہ, سیلیکا سٹونز, یہ لوگ جب بھی سپلائی کریں گے تو جس کو کریں گے ظاہر ہے وہ بڑی کمپنیاں, بڑے پروڈکشن ادارے ہیں, تو وہ ان سے ود ہولڈنگ کریں گے. یہ ایڈیشنل پورشن تو اس کا یہ ہے کہ یہ سارے لوگ بھی پریشانی میں آ گئے. البتہ اس سے پہلے یہ تھا کہ مین کیٹیگریز ہیں, نہیں ایکٹیو اور ان ایکٹیو. ایکٹیو بندہ جب گورنمنٹ کو یا کمپنی کو دے گا تو وہ تو اس سے جتنا سیلز ٹیکس اس میں ظاہر ایکٹیو ہے تو وہ تو سیلز ٹیکس والی انوائس ایشو کرے گا نا, تو جتنا سیلز ٹیکس میں لگا ہوگا وہ اس سے ود ہولڈنگ کر کے ہی اس کو پیمنٹ کریں گے 1/5 آف دی انوائس. اور جو باقی ان ایکٹیو ہے اس کا انہوں نے سادہ فارمولا, چونکہ زیادہ لوگ تو ان ایکٹیو ہوں گے نا, تو ان ایکٹیو اگر گورنمنٹ کو دے گا تو وہ تو 100% سپلائی ریٹ پر. ثاقب بشیر صاحب, ایک رجسٹرڈ ہونا ہی بہت مشکل کام ہے اور ڈی رجسٹریشن کروانے کے لیے اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. وہ ایسے قانون ہیں جو ٹیکس پیئر کے لیے کاروبار کرنے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں یا ہماری اکانومی میں کوئی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. آپ نے یہ دکھتی رگ پہ سمجھ لے کہ چھیڑی ہے. ڈی رجسٹریشن ایسا ہے جیسے رجسٹریشن سے 10 گنا بڑا کام. رجسٹریشن تو تب ہوتی ہے جب بندہ رجسٹر ہی نہیں ہوتا, لیکن ڈی رجسٹریشن میں وہ کہتے ہیں کہ جب سے آپ رجسٹر ہوئے اور آج تک کوئی کچھ بھی سوال کریں, کتنا بھی کریں, اور وہ اس کو لنگر آن کرتے چلے جاتے ہیں بلا وجہ, اور وہ مکمل آڈٹ ہوگا اور پھر وہ ایک فائنل دیں گے ٹیکس پیبل کہ یہ آپ کا بنتا ہے, انہوں نے وہ نکال ہی لینا ہے. تو ایک جاتے ہوئے بندے کو جو ڈی رجسٹر ہونے کے لیے, ڈی رجسٹر ہوتا کون ہے, who is no longer in the business, تو ان کو یہ پریشان دیر تک رکھنے کے لیے, حالانکہ قانون تو اس میں 90 دن کا ہے. پچھلے دنوں ایسا ہوا کہ ایک FTO کے پاس جانا پڑا مجھے, تو انہوں نے وہ ہمارے حق میں 100% ہم ٹھیک تھے کہہ بھی دیا. اب وہ ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہمیں اس کی فائل نہیں مل رہی, ہمیں فائل. انہوں نے کمشنر صاحب تک کو اپنے آفس بلایا, انہوں نے کہا کہ ہم ان کو فارغ کر دیتے ہیں, ادھر یہ کہہ کے چلے گئے, اور وہ آج تک اس بات کو آج کوئی 26 سال ہو گئے ہیں جی ان کی فائل ملنے کا نہیں, ڈی رجسٹریشن کے لیے وہ پریشان ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, بہت سے مسائل اچھا ایگزیمپٹ ہیں سیل ٹیکس میں, ان کی جیسے مثال کے طور پر کاٹیج انڈسٹری ہے, ان پہ بھی یہ ود ہولڈنگ کے رولز جو اپلائی کرتے ہیں. نہیں دیکھیں, سیلز کاٹیج انڈسٹری ہوتی ہے جو 80 لاکھ تک کی ٹوٹل ٹرن اوور ہو, اور اس کا مینوفیکچرر ہونا ضروری ہے. کاٹیج انڈسٹری کے لیے مینوفیکچرر ہونا ضروری ہے. کاٹیج انڈسٹری از اے ڈیفائنڈ ٹرم, تو اس میں یہ ہے کہ وہ 80 لاکھ سے زیادہ سیل نہ ہو, اور وہ کسی ریزیڈینشیل علاقے ہی میں ہو, کیونکہ کمرشل میں نہ ہو. پھر اس کو کوئی انڈسٹریل اور کمرشل کنیکشن الیکٹریسٹی گیس کا نہ ہو. تو اس طرح کی کچھ کنڈیشن ہے, تب وہ کاٹیج انڈسٹری رہتی ہے. کاٹیج انڈسٹری سیلز ٹیکس ایگزیمپٹ ہے. اس نے جو سپلائی کسی کو کرنا ہے تو اس سے ود ہولڈنگ نہیں ہونی. سر ود ہولڈنگ کے رولز اپلائی نہیں کرتے. ظاہر ہے اس نے سپلائی کسی کو کرنا, وہ جو ہے ہی کاٹیج انڈسٹری, وہ گورنمنٹ اس سے کیا خریدے گی. تو اسی طرح لمیٹڈ کمپنی اس سے کیا خریدے گی جو کہ ہے ہی وہ 80 لاکھ کی اینول سیل کرنے والا ہے. جو سیل ٹیکس میں کہ ود ہولڈنگ میں مشکلات ہیں, ان کا ازالہ کس طرح ممکن ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں, میں تھوڑا سا آپ اجازت دیں تو میں وہ پاسورڈ کی بات ہو رہی تھی, تو ہر چیز کے اچھے برے پہلو ہوتے ہیں. بطور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس یا بطور ریپرزینٹیٹیوز اگر سوچیں تو ہمارا تو کام مینی ٹائمز بڑھ گیا ہے. ہم تو چاہتے ہیں, جیسے بھی میں نے گزارش کی تھی کہ 21-22 ہزار ملازمین ہیں, تو یہ کام ایکچولی ان کو کرنا چاہیے جو وہ ہم سے کروانا چاہتے ہیں. ہمیں تو بڑی تیاری ہم جولائی سے بہت عرصہ پہلے شروع کر دیتے ہیں. لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ ٹائم پہ آئیں گے تو آپ کی ٹائم پہ ریٹرنز جائیں گی, اور کچھ جب ڈیو کنسیڈریشن کے بعد کوئی ریٹرن بنتی ہے, چونکہ آپ کے پاس ہوتے ہیں جی محدود ٹائم ٹو فائل ریٹرنز, اس کو سوچنا بنانا ایک چیز. آپ نے جب ریٹرن فائل کی تو اپنے ہاتھ کاٹ کے ان کو دے دیے, اب انہوں نے 6 سال آپ سے پلے کرنا ہے. اور اب تو خیر یہ سیلز ٹیکس اس حوالے سے یاد آیا کہ اس دفعہ 2024 میں ہی انہوں نے جن لوگوں کی ریٹرنز نہیں آئی ان کا 15 سال کا ریکارڈ بھی رکھنے کو کہہ دیا ہے. 5-6 سال کا تھا نا, تو فرسٹ ٹائم ایور یہ 15 سال پیچھے سے ریٹرن پوچھ سکتا ہے اور آپ کو ریکارڈ رکھنا پڑے گا جنہوں نے ریٹرنز نہیں تھی. یہ سیکشن 26 میں یہ چینج ہے. 1 ماہ پہلے پروگرام بنا رہے ہیں کہ شروع کریں گے, سب لوگوں کے اپنے اپنے پاسورڈز وہ رینیو ہو جائیں, اور پھر ان میں سے جن کو جانا پڑتا ہے ڈپارٹمنٹ, یہ زیادہ پرابلم اس جگہ پہ آ رہی ہے جہاں پہ ڈپارٹمنٹ میں جانا پڑتا ہے. جب انیشیلی جن لوگوں نے 10-20 سال پہلے رجسٹریشن کروائی تھی اور اس میں انہوں نے کوڈ ناٹ پروڈیوس ای میلز اس زمانے میں تھیں بھی نہیں, تو جن کی ای میلز نہیں ہے نا ان کے ساتھ کمیونیکیشن مشکل ہے. یہ زیادہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈپارٹمنٹ میں خود پرسنلی آئیں, تو ڈائریکٹران کو اٹھ کے وہ جو پرسنلی جانا, اور جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں 7 وکیل نہیں دیکھنی, ایک بندے کے 100 کلائنٹس ہیں. اب وہ پہلے تو آپ دوسرے کاموں میں پڑے ہوتے تھے, اب آپ اس کام میں پڑ جائیں گے کہ ان میں سے کس کس کو اٹھا کے لے کے جانا ہے, کس سے ٹائم سیٹ کرنا ہے. 2 بندے مل کے جائیں, کیونکہ وہ لوگ تو آپ کی بات کے جو الٹریٹ ہیں یا وہ جو عام لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے, تو جنہوں نے تو کام اپنے ہاتھوں سے کرنا ہوتا ہے, یا ان کے تو جب مرضی پاسورڈ بدل دے, لیکن ان کے پاس پاسورڈز نہیں ہوتے. جو ہمارے کلائنٹس ہیں ان کے سب کے پاسورڈز ہمارے پاس ہوتے ہیں, اور پھر یہ 1 سال کے بعد ضرورت پڑتی ہے. ایکچولی جو انڈیویجول ٹائپ لوگ ہیں انہوں نے تو ریٹرن دینی ہوتی ہے سال کے بعد, تو یہ تو اب ہم نے ڈیوٹی لگا دی اپنے سٹاف کی کہ وہ ہر 2 ماہ کا بھی انتظار نہ کریں, کیونکہ یہ جو حیصل ہونے والی ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو آپ اس کو 1.5 مہینے کے بعد, لیکن مشکلات ہوں گی. جو ملک سے باہر ہوگا یا کسی نے موبائل بدلا ہوگا, وہ جو دیا ہوگا پاسورڈ جس میں آتا ہے پتہ لگتا ہے بندے, وہ مشکلات ہوں گی, لیکن اس پہ لائن پہ آنے کے لیے ٹائم لگے گا. اچھا, اور سر اس میں کوئی ریونیو نہیں ہے, یہ صرف ٹینشن ہے. ٹیکس پیئر کو ایکٹیو
करने के लिए, उसको याद रहे 2 महीने बाद महकमा भी है कोई। सर एक्टिव टैक्स पेयर नहीं होगा, एक्टिव तो कंसल्टेंट्स होंगे, और वो जब किसी के देखे ना ऐसी चीज़ है जिसमें उसका कोई एडवांटेज भी नहीं मिल रहा ना, तो उसमें की कॉस्ट ही सारी आपको बेयर करनी पड़ती है। और मैनी टाइम्स ये एक्सरसाइज आपकी फीसें बढ़ेंगी कि वहीं रहेंगी? नहीं, हमारी 1% भी नहीं बढ़ेंगी सर, हम नहीं चाहते। गुजारिश कर, वो आपने फरमाया था कि इनकम टैक्स में चेंजेस, इनकम टैक्स में वैसे तो पुरानी है और उन्होंने जितना कोई निचोड़ सकते थे, मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो कर लिया। अब जब कभी कोई रेट बढ़ते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि ये इससे ज़्यादा। इनकम टैक्स के जो विद होल्डिंग टैक्सेस हैं उनके इस दफ़ा 2024 के जो फाइनेंस एक्ट है उसमें रेट बढ़ाए गए हैं। जी रेट बढ़ाए गए। मैं जो 3 4 5 जगहों में फर्क है वो मैं अर्ज करता हूँ। तो मैंने कहा कि जनरली वो चूँकि वो 148 से शुरू होते हैं और वो बेशुमार 168 तक, और फिर वो 230 से 233 236 ABCD-Z तक, तो वो बेशुमार चीज़ें। लेकिन जहाँ चेंजेस की हैं वो ज़्यादा तो हैं सर। अब सेल ऑफ प्रॉपर्टी, तो सेल ऑफ प्रॉपर्टी में आपको मालूम है कि वो उन्होंने जो जनरल रेट थे ये पहले ही हैं, ये 2024 का नहीं है। जो रेट्स हैं वो 3, 3.5, 4% तक जाते थे इन केस ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू इज 50 मिलियन या 100 मिलियन या मोर देन 100 मिलियन। तो ये तो पहले था, 236C में भी था सेल ऑफ प्रॉपर्टी में, और परचेज ऑफ प्रॉपर्टी में भी यही रेट थे और यही थ्रेशोल्ड थे। लेकिन अब उन्होंने ये कहा है कि जैसे नॉन फाइलर, वो जो 10th शेड्यूल है ना एक, वो है अबाउट नॉन फाइलर्स या इनएक्टिव पीपल, उसमें बेशुमार मैनी टाइम्स उनकी परेशानी बढ़ा दी है। और 236C में सेल ऑफ प्रॉपर्टी में उन्होंने रेट 10% कर दिया। अब आप देखें मार्केट वैल्यू ऑफ किसी प्रॉपर्टी की कितनी होती है और उसका 10% बहुत बड़ा बोझ है, जो जनरली 3% है। तो ये तो सेल का था। जो परचेज का है वो इससे भी ज़्यादा, वो उन्होंने कहा है कि इसी 50 मिलियन पे और 100 मिलियन और 100 मिलियन से अबव पे उन्होंने उसको 12% और 16% और एज हाई एज 20% भी रेट कर दिए इस दफ़ा। ये सारा का सारा इनएक्टिव के लिए परेशानी जो है ना, वो आप समझ लें कि उनको कोई जिंदा रहने का हक नहीं है। बाकी नॉन रजिस्टर्ड हैं वो प्रॉपर्टी खरीदे ना बेचें। मैं कहता हूँ खरीद सकते नहीं है वो, NIC से तो सारा ये काम होना है, वो इससे बच नहीं सकते। लेकिन ये 3-4 करोड़ का वो प्लाट लेता है सर, जिनको जो अमीर है लोग, उनको तो टैक्सेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। आम बंदे को तो फर्क पड़ेगा, लेकिन आप उस बंदे को तो फर्क नहीं पड़ेगा। करोड़ का 20%, अब 4 करोड़ का वैसे आजकल मिलता नहीं है, वो छोटा मोटा ही मिलता है, लेकिन वो उसके 20% जरा आप देखें तो बड़ी परेशानी वाली बात है। दुनिया से हम पाकिस्तान सबसे आगे, 65% टैक्सेस हमारे पाकिस्तान में। 40 लाख रुपए बन रहा है, ये कुछ थोड़ा नहीं बन रहा। ये तो हुआ उसका। और ये अभी तज़किरा कर रहे थे मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर, और ये जो लोग 236G का, वो भी उसका रेट 2% और 5% इस तरह के थे ना, तो वो भी 2024 में 2%, 2.5% तक लेकर आए हैं। एक तो था ना इम्पोर्टर और मैन्युफैक्चरर ने जब डिस्ट्रीब्यूटर को देना, ये 236G है, लेकिन इम्पोर्टर, मैन्युफैक्चरर और होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर ने जब रिटेलर को देना है तो उसमें भी उन्होंने उसको 2.5% तक ले गए, चूंकि उनका तो मार्जिन बहुत थोड़ा होता है, उसका 2.5% तक वो उनको खासी परेशानी इसमें भी आने वाली है। तो जनरली ये चेंजिंग का पोर्शन ये वाला है, और बाकी सब कुछ तो पहले ही जो चल रहा था वो उस पर मैक्सिमम रेट पहले ही चल रहे हैं, उससे ज़्यादा मेरा ख्याल है वो कर नहीं सके, तो अब वो इनकी तरफ आए हैं जो कि इनएक्टिव लोग हैं। 6 लाख होनी चाहिए जिसकी इनकम, वो तो टैक्स नेट में उसको आना चाहिए, उसका अपना गोशवारा जमा करवाना चाहिए। जिसके पास 5 करोड़ आ रहा है तो उसको तो लाजमी जमा करवाना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है मलक साहब। अच्छा साकिब बशीर साहब, टाइम कम है, इनकम टैक्स जो विद होल्डिंग टैक्सेस है उनकी जो मुश्किलात है उनका क्या हाल है? सर वो मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। वो ऐसा है कि आप बिजनेसमैन की तरफ से होकर ज़रा सोचें ना, कि जब आप कहें कि कोई आपको कोई भी चीज़ सप्लाई करे और आपने उससे टैक्स काटना है, तो वो कहता है कि मैं आपको क्यों बेचूं, मैं किसी और को बेच लूंगा, तो आपने खरीदना तो है ही। आप जो ही अपनी उनसे विद होल्डिंग का कहते हैं वो अपना रेट बढ़ा देता है, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, आपकी कॉस्ट ऑफ परचेज बढ़ गई। तो एक तो ये है, और दूसरे आप वो जितने उसके बाद के मराहिल हैं वो सारे आपको तय करने एज विद होल्डिंग एजेंट फॉर नथिंग रिसीव्ड, तो वो सारा बिजनेस के ऊपर ही प्रेशर पड़ना है जी। लोग तो कहते हैं कि आप विद होल्डिंग करेंगे, हम आपको बेचते ही नहीं है। ये तो एक अलग चीज़ है कि वो बेच दे और विद होल्डिंग करवा ले, लेकिन ऐसी बहुत सारे लोग हैं, आपने बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ खरीदनी होती है जो आप मजबूर होते हैं कि सिर्फ इस पार्टी से खरीद सकते हैं। क्वालिटी की भी तो मैटर करती है ना सर। तो वो जब आपने सिर्फ उससे खरीदनी है, आपने उसके विद होल्डिंग करनी है, तो वो आपको वो चीज़ें महंगी देगा, तो ये उसकी मुश्किलात है। और बाद में उसको अपने ऑडिट्स के परेशानी में बुक्स प्रेंटिस का सामना, डिपार्टमेंट के चक्कर, एक एक चीज़। और ये कहते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी मौजूद भी हो तो जो एविडेंसेस हैं वो कई दफ़ा परेशानी बन जाती है। आपको पता है रिकॉर्ड कितने अरसे का मेंटेन कर सकते हैं, तो वो 5 साल पुराना वो रखते, तो हम तो अपने क्लाइंट से वैसे कहते हैं 10 साल पुराना भी ज़ाया ना करें, जिस तरह ये बाद में पॉलिसी बनाते हैं। इस दफ़ा भी जब उन्होंने कहा 15 साल, तो हम आंस रहे थे कि ये जिन्होंने 5 साल के बाद वाला ज़ाया कर दिया वो 15 साल वाला आप कैसे निकालेंगे। तो ये लॉ बनाने वाले जो हैं वो ज़्यादा सोचते नहीं हैं। अच्छा, इनकम टैक्स में वैसे जो जितने विद होल्डिंग एजेंट्स हैं सेल टैक्स के या इनकम टैक्स के, कुछ ज़राए से खबरें ऐसी आ रही
जाली हैं इनको ख़त्म किया जा रहा है, सिर्फ बैंक के ज़रिए लेन देन होगा, बैंकिंग चैनल के ज़रिए जो भी टैक्स कटौती होगी बैंकिंग के ज़रिए होगी। तो इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें सुनने में तो आ रही हैं, लेकिन उसकी तहकीक के बाद अभी तक कोई चीज़ मटेरियलाइज हुई नहीं है। वैसे वो भी गालबन यही सोच रहे हैं, देखें ना, अब मैंने माल आपसे ख़रीदना है तो विद होल्डिंग तो मैं आपकी करूँगा ना, तो बीच में बैंक कहाँ से आ गया। सो वो ये मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ें ये उनको बतौर विद होल्डिंग एजेंट्स को स्वैप एजेंट्स वगैरह इस तरह का नाम दे रहे हैं। तो अभी वाज़ेह नहीं है, जब वो आएगा कानून आएगा, नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसके बाद आंख पड़क रही है, कुछ ऐसा होने जा रहा है। लेकिन ये मेरा ख्याल ज़ाती ये है कि ये प्रेजेंट विद होल्डिंग एजेंट्स जो हैं ये उससे बाला कुछ होने जा रहा है। साकिब बशीर साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। एक बात जो समझ में आती है, अगर सिस्टम में बेहतरी लानी है, टैक्स कलेक्शन में बेहतरी लानी है, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में बेहतरी लानी है, तो आपको टैक्स देने वालों को सहूलियात फराहम करनी होंगी, आसानियाँ पैदा करनी होंगी। मुश्किलात पैदा करके कभी ना टैक्स कलेक्शन बढ़ाई जा सकती है, ना टैक्स बेस बढ़ाया जा सकता है, ना इन लोगों का एतमाद हासिल किया जा सकता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अयूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।